नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में। देखिए, इंडिया की जो हिस्ट्री है ना, वो बहुत पुरानी है। मतलब 8 से 10 हज़ार साल तो रिटन हिस्ट्री है, और इसके अलावा जाने कितनी पुरानी हिस्ट्री होगी। तो इंडिया की जो हिस्ट्री है उसके हिसाब से अगर आप इंडिया का एजुकेशन सिस्टम देखें, वो भी बहुत पुराना है। मतलब इतना ही पुराना आप लगा लें, 8 से 10 हज़ार साल पुराना, हो सकता है उससे भी ज़्यादा पुराना हो। तो अगर हम इंडियन एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं तो उसमें कई पार्ट्स आ जाते हैं। जैसे कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम पहले क्या था, एंशिएंट इंडिया में, मिडीवल इंडिया में। उसके बाद जब यहाँ पे इन्वेजन शुरू हुए और जब हम फॉरेन ऑक्यूपेशन के अंडर थे, जैसे कि मुगल रूल आया और ब्रिटिश रूल आया, कॉलोनाइजेशन आई, उसमें हमारा एजुकेशन सिस्टम क्या था। तो इसको हम 2 से 3 पार्ट्स में देखेंगे। बट जो हमारा मेजर फोकस रहेगा इस वीडियो में, वो रहेगा इंडियन एजुकेशन सिस्टम में कैसे बदलाव हुआ अंडर ब्रिटिश रूल। क्योंकि ब्रिटिश रूल में जो बदलाव हुआ वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो जानने लायक है। क्योंकि उससे पहले इतने कोई मेजर चेंजेस नहीं हुए थे। उसके बाद जो चेंजेस हुए थे ब्रिटिश में, जो चेंजेस हुए ब्रिटिश राज में, जो चेंजेस हुए वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, वो जानना महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर हम एंशिएंट इंडिया की बात करें तो पहले जो शिक्षा प्रणाली होती थी वो अगर आप देखेंगे तो वो होती थी गुरुकुल वाली। गुरुकुल शिक्षा प्रणाली होती। तो अगर आप उसमें देखेंगे तो तब जो बच्चे होते थे वो गुरु के घर पे ही आ जाते थे, वहीं वो पढ़ते थे, वहीं वो सब उनका पढ़ाई लिखाई होती थी। काफी साल वो वहां रहते थे जब तक उनकी शिक्षा दीक्षा पूरी नहीं हो जाती थी। और एक बार जब शिक्षा दीक्षा उनकी पूरी हो जाती थी तो वहां से फिर वो चले जाते थे अपने गुरु के यहाँ से। और लेकिन पर इसमें मेन बात यह है कि जब तक वो अपने गुरु के घर रहते थे तब तक वो वहां पे अपना पूरा काम करते थे, जो गुरु का परिवार था उनकी सेवा करते थे। और उनकी जो दिनचर्या होती थी, जैसे सुबह हवन करना, पशुओं को चारा डालना, उनको खाना खिलाना, और भी जो सेवा के काम थे, समाज के काम थे, वो सारे वो करते थे। और इस तरह उनका पूरा जीवन वहाँ पे, शिक्षा का जो जीवन था वो वहाँ पे बीतता था। ये तकरीबन उनका कई साल चलता था और उसके बाद वो वहाँ से चले जाते थे। पर यहाँ पे जो उनकी जो पूरी शिक्षा दीक्षा होती थी, जो पूरा उनका डेवलपमेंट होता था, वो एक होलिस्टिक डेवलपमेंट होता था। होलिस्टिक माने उनका कैरेक्टर डेवलपमेंट होता था। उनको पूरी ट्रेनिंग दी जाती थी, ना केवल सोशल इश्यूज के ऊपर, बल्कि उनको कैसे जीवन जीना है वो भी सब सिखाया जाता था। उसके अलावा उनको वेदों का ज्ञान दिया जाता था, उपनिषद का ज्ञान, जितने भी तब जो भी सब्जेक्ट्स होते थे, लैंग्वेजेस होती थी उस टाइम पे, वो सब उनको वहां पे दी जाती थी। तो उनका एक प्रकार से पूरा एक होलिस्टिक डेवलपमेंट होता था। और जब वो बच्चा वहां से निकलता था ना, तब उसको सब कुछ, मतलब जो कुछ आना चाहिए था उसको एक जीवन में सफल होने के लिए, जीवन जीने के लिए, वो उसको सब कुछ आता था। एक गुरु, उसको भी हम कैटेगराइज कर सकते हैं, क्योंकि जो तब गुरु होते थे उनको भी 3 से 4 श्रेणी में जैसे डाला जाता था। एक होते थे गुरु, तो बेसिकली जो रिलीजियस ड्यूटीज होती हैं, जो स्पिरिचुअल ड्यूटीज होती थी, वो सब गुरु बताते थे एक बच्चे को। उसके अलावा होते थे आचार्य। आचार्य ज्ञान देते थे आपको वेदों का, पुराणों का, उपनिषद का, इन सब का ज्ञान देते थे आचार्य। और एक होते थे हमारे उपाध्याय। तो उपाध्याय जो होते थे वो बेसिकली कैसे एक जीवन जीना चाहिए, क्या क्या स्किल्स आनी चाहिए एक जीवन को जीने के लिए, वो बताते थे उपाध्याय। तो ये 3 से 4 प्रकार के तब गुरु होते थे। तो ये पूरा जो गुरुकुल सिस्टम था ये तब ऐसे चलता था। और जब एंड में एक स्टूडेंट जाता था गुरु के शिक्षा लेके, उसके बाद जो है वो गुरु दक्षिणा मांगते थे गुरु। आज भी आप देखेंगे कई जगह वो मांगते हैं। तो उसी प्रकार से तब भी एक गुरु दक्षिणा मांगी जाती थी, और जो स्टूडेंट होता था वो गुरु दक्षिणा देता था। और जिस भी प्रकार की गुरु दक्षिणा होती थी वो तब दे देता था। तो ऐसे जो था एक गुरुकुल सिस्टम हमारा चल रहा था। उसके बाद जैसे आपको पता होगा, अगर आपने हिस्ट्री थोड़ी पढ़ी होगी, कि 800 AD, मतलब आज से करीब 1200-1300 साल पहले इंडिया पे फॉरेन इन्वेजन्स वगैरह शुरू होने लगे थे। तो उसके बाद जो था धीरे धीरे जो था गुरुकुल सिस्टम ये वाइप आउट होने लगा। मतलब कुछ पॉकेट से इंडिया की जहाँ पे इन्वेजन पहले शुरू हुआ, आप नॉर्थ वेस्ट इंडिया ले लें जो कि आज का पाकिस्तान है, वो पूरा एरिया, वहां से लेके नॉर्थन इंडिया तक आना, फिर बिहार और यूपी की बेल्ट इस साइड आना। तो ये पूरा जो एरिया था यहाँ, रावलपिंडी, तक्षशिला, ये पूरा एरिया लेके आपका बिहार तक, यहाँ पे 14 धीरे धीरे फिर आपका जो था गुरुकुल सिस्टम वो वाइप आउट होता गया। और उसके बाद जो है यहाँ पे धीरे धीरे फॉरेन टीचिंग सिस्टम्स आने लगे, और यहाँ पे अलग तरीके की एक शिक्षा प्रणाली होने लगी, क्योंकि वो मेजरली इस्लामिक रूल हो रहा था। भले ही सेंट्रल एशिया से आ रहे थे और आपके मिडल ईस्ट से आ रहे थे,
अफगान्स आ रहे थे, टर्क्स आ रहे थे। तो ये सब अपनी एक अलग शिक्षा प्रणाली लेके आ रहे थे। और इसमें बेसिकली जो थे, आप उसको कह सकते हैं कि दो भागों में बांटा गया था। इनके अंदर दो तरह के शिक्षक जो थे संस्थान वो स्थापित हुए थे। एक था मदरसा, जो कि आज भी आप देखते हैं मदरसे, उसमें एजुकेशन दी जाती थी, और दूसरे थे मकताब। तो इस प्रकार से जो है इस्लामिक शिक्षा प्रणाली वो चल रही थी भारत में। और कुछ जो प्रमुख सेंटर थे, जो प्रमुख केंद्र थे इस्लामिक शिक्षा के, वो जैसे आप लगा लो दिल्ली था, जौनपुर था, बीदर था, आगरा था। तो ये कुछ क्षेत्र थे जहाँ पे जो थे मदरसा थे, मकताब्स थे, ये काफी पॉपुलर थे। और यहाँ पे काफी जो थी शिक्षा, जो इस्लामिक शिक्षा थी वो दी जा रही थी। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि गुरुकुल सिस्टम जो था वो काफी पॉकेट्स से इंडिया की वो जा चुका था, मतलब, और बेसिकली जो सदर्न इंडिया था वहां पर ही जो था गुरुकुल सिस्टम काफी हद तक फॉलो हो रहा था अब भी। इसके बाद जब मुगल सिस्टम, इस्लामिक सिस्टम धीरे धीरे फेड आउट होने लगा, उसके बाद आते हैं ब्रिटिशर्स। ये कहानी शुरू होती है 1600 से। अब देखिए 1600 में क्या होता है, ब्रिटिशर्स आते हैं। लेकिन ब्रिटिशर्स से पहले कुछ और भी यूरोपियंस आए थे, जैसे कि फ्रेंच आए थे, डच आए थे, और पोर्टुगीज आए थे। जैसे कि पोर्टुगीज आए थे 1542 के अराउंड, गोवा में, गोवा की साइड उन्होंने सबसे पहले अपना डेरा जमाया था। तो उस साइड जो वेस्टर्न घाट की साइड था, पोर्टुगीज वाले आने लगे। वो 1500 के अराउंड आए थे, मिड ऑफ 15th सेंचुरी। उसके बाद आए थे फ्रेंच आए थे, फ्रेंच अराउंड 1600, मिड ऑफ 1600 वो आए थे। उसके बाद डच भी आए थे, 17th सेंचुरी में डच आए थे। लेकिन इनमें से किसी भी नेशनैलिटी के या यूरोपियंस जो थे, कोई किसी भी देश के, वो ब्रिटिशर्स के आगे टिक नहीं पाए। ना ही उनकी ब्रिटिशर्स के साथ जमी, ना ही उनकी कोई दाल गली, इनके आपस में ही झगड़े होते रहे। और फिर एक टाइम आया कि ये लोग यहाँ से चले गए और बेसिकली ब्रिटिशर्स का यहाँ पे संपूर्ण साम्राज्य हो गया। लेकिन ब्रिटिशर्स ने क्या किया, जो शिक्षा प्रणाली थी भारत की उस टाइम 1800 या लेट ऑफ 17th सेंचुरी, वो इन्होंने पूरी धीरे धीरे कब्जा करनी शुरू कर दी। तो देखिए जब ब्रिटिशर्स आए तो 1600 के राउंड ईस्ट इंडिया कंपनी जब स्टैब्लिश हो गई थी, तो उसके बाद यहाँ पे धीरे धीरे उन्होंने एजुकेशन सिस्टम को कैप्चर करना शुरू किया। इनिशियली जब ईस्ट इंडिया कंपनी एजुकेशन इम्पार्ट कर रही थी, तब उन्होंने बेसिकली मिशनरीज का सहारा लिया। वहाँ पे मिशनरीज ऑटोमेटिकली आ रहे थे और क्रिश्चियनिटी बेसिकली स्प्रेड कर रहे थे, और बेसिकली प्रचार और प्रसार कर रहे थे धर्म का, अपने पंथ का। लेकिन फिर 1814 में ये डिसाइड किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी 1 लाख रुपए का एक फंड स्टैब्लिश करेगी, जो कि प्रॉपर एजुकेशन के लिए यूज किया जाएगा इंडिया में। और बेसिकली सबसे पहले इसमें 3 प्रेसिडेंसीज जो थी उस टाइम, सबसे प्रमुख मेन प्रेसिडेंसीज जो थी, बंगाल, बॉम्बे और मद्रास। इन तीनों प्रेसिडेंसीज में जो एजुकेशन सिस्टम था उसको बेसिकली रीऑर्गेनाइज किया गया, इसको बेसिकली स्ट्रक्चरल चेंजेस किए गए। और यहाँ पर जो था वो बेसिकली जो 1 लाख रुपए की ग्रांट जो फंड अनाउंस किया गया था, उसका प्रयोग यहाँ पे किया गया। इसके बाद जो थे हमारे जो नॉन मिशनरीज थे, उनको भी ये ख्याल आया कि हमें भी अपनी तरफ से एजुकेशन को लेके कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले जो उठे वो थे राधा राम मोहन रॉय, और बेसिकली वो ब्रह्म समाज से थे। और भी जो लोग थे उनके साथ, जैसे एडवर्ड हाइक ईस्ट थे, और उसके बाद राधाकांत देव थे। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने एक सिंथेसिस ऑफ एजुकेशन, जिसे आप कह सकते हैं वेस्टर्न और ईस्टर्न एजुकेशन का मिश्रण, इन्होंने वो प्रोपेगेट करना शुरू किया, वो पढ़ाना शुरू किया। तो बेसिकली इनका जो व्यू था, उनका ये था कि हम वेस्टर्न एजुकेशन के खिलाफ नहीं है, लेकिन हमें ईस्टर्न एजुकेशन भी चाहिए। तो ये लोग जो थे वो वेस्टर्न और ईस्टर्न एजुकेशन का कॉम्बिनेशन वो पढ़ा रहे थे स्कूल्स में, कॉलेजेस में। तो ये धीरे धीरे ये भी अपनी ओर अपनी स्पीड से बढ़ने लगे। देखिए जो नॉन मिशनरीज थे वो भी अपनी पेस पे लगे हुए थे, और उन्होंने भी जो प्रेसिडेंसीज थी, जैसे बॉम्बे हो गया, बंगाल हो गया, दिल्ली और यूपी का क्षेत्र हो गया, यहाँ पे बहुत काम किया। कई स्कूल खोले, कॉलेजेस खोले, लोगों ने दान भी दिया। जो अमीर लोग थे, जो लैंडलॉर्ड्स थे, उन्होंने दान दक्षिणा भी दिया। तो यहाँ पे भी पूरा एक जाल सा बिछा रहे थे जो नॉन मिशनरीज थे राधा राम मोहन रॉय के अंडर। लेकिन 1813 में क्या हुआ, एक चार्टर एक्ट आया, जिसे बोलते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1813। वो जो था वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट माइलस्टोन था इंडियन एजुकेशन सिस्टम अंडर ब्रिटिशर्स। तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बेसिकली जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन थी वो कुछ पॉइंट्स लाए। तो दोस्तों जब चार्टर एक्ट ऑफ 1813 आया था, उसके बाद, उसके आने के बाद 2 धड़े बट गए थे, 2 गुट बन गए थे।
एक गुट था, वो कह रहा था कि बेसिकली उसको आप कह सकते थे वो एंजेलिसिस्ट था। दूसरा ग्रुप था वो ओरिएंटलिस्ट था। तो एक जो ग्रुप था ओरिएंटलिस्ट जो थे वो कह रहे थे कि भाई जो आपने 1 लाख रुपए पास करे हैं इसमें, जो कि आप शिक्षा के ऊपर खर्च करेंगे, वो पूरा पैसा ओरिएंटल लर्निंग के ऊपर जाना चाहिए। यानी कि उसमें भारतीय भाषाएं सिखाई जाएंगी और जो भारतीय ज्ञान है, साइंस है, आर्ट्स है, जो भी इंडिया से रिलेटेड है वो सब सिखाया जाएगा, बच्चों को स्कूलों में पढ़ाया जाएगा। हालांकि जो दूसरी ओर जो ग्रुप था, जो एंजेलिसिस्ट थे, वो कह रहे थे कि नहीं भाई, हम तो पूरी इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम लाएंगे, यहाँ पे जो यूरोपियन स्कूल फॉलो होता है वो करेंगे यहाँ पे। तो ये जो थे दो ग्रुप आपस में बढ़ गए थे। ओरिएंटलिस्ट वाले कह रहे थे कि भाई 1 लाख रुपए जो आप ये लगाएंगे वो बिल्कुल भी कहीं और खर्च नहीं होने चाहिए, सिर्फ इंडियन वर्नाकुलर लैंग्वेजेस के ऊपर खर्च करिए। और बेसिकली जो दूसरा ग्रुप था वो कह रहा था कि नहीं, हम इसका ऑपोजिट करेंगे। तो जो इसमें लॉर्ड मैकॉले थे, जो कि एक काफी बड़े, बेसिकली आप कह सकते हो कि एक पुरोधा थे शिक्षा के केंद्र के, तो उन्होंने कहा था कि नहीं भाई, हम तो इंग्लिश ही पढ़ाएंगे स्कूलों में बच्चों को। और उन्होंने 3-4 पॉइंट्स रखे थे सामने। जैसा कि एक उनका मेन पॉइंट था कि अगर हम इंग्लिश पढ़ाएंगे बच्चों को तो आगे जाके वो क्लर्क बनेंगे, जुडिशरी में काम आएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन में काम आएंगे बच्चे। वरना अगर हम इंडियन लैंग्वेजेस पढ़ाएंगे, जैसे कि तब उर्दू पढ़ाई जाती थी या हिंदी हो गई या और कोई लोकल लैंग्वेज होगी, तो वो बेसिकली कोई एडमिनिस्ट्रेशन में, प्रशासन में कोई उनका उपयोग नहीं होगा। एक उनकी तरफ से ये पॉइंट रखा गया। दूसरा पॉइंट उन्होंने रखा था कि बेसिकली अगर इंडिया में इंग्लिश की मांग बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, तो यहाँ पे जो इंग्लिश गुड्स है उनकी भी मांग बढ़ेगी, उनकी भी डिमांड बढ़ेगी। तो बेसिकली ओवरऑल उनको इकोनॉमिकली भी बेसिकली फायदा होगा, और वो जो इंग्लैंड में होगी उनकी इकोनॉमी वो भी बढ़ेगी, और जो भी अलग अलग प्रकार से जो भी अर्थव्यवस्था की बाकी जो चीजें थी वो भी उनको काफी उसमें मदद मिलेगी। तो ये उन्होंने कुछ बातें रखी थी जिसके ऊपर मतभेद चल रहा था दोनों ही गुटों के बीच में। तो इसके बाद जो लॉर्ड मैकॉले थे, उनकी बाद में एक उनका आप कह सकते हो डॉक्यूमेंट आया था जिसे बोलते हैं मैकॉलेज मिनट। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे उसमें उन्होंने कुछ पॉइंट्स बताए थे कि उन्होंने एक तो ये बताया था कि जो चार्टर एक्ट पास हुआ था 1813 में, उसमें कहीं नहीं लिखा था कि आप कौन सी लैंग्वेजेस में पढ़ाएंगे। तो वो बिल्कुल इट वाज साइलेंट ऑन द लैंग्वेज इन विच द स्टूडेंट्स विल बी टॉट। तो वो बेसिकली एक पॉइंट उनका वो था। दूसरा उन्होंने ये कहा था कि, एक लाइन में पढ़ के बताता हूँ आपको, अ सिंगल शेल्फ ऑफ अ गुड यूरोपियन लाइब्रेरी वाज वर्थ द होल ऑफ नेटिव लिटरेचर ऑफ इंडिया। तो ये काफी बड़ी बात कही थी उन्होंने। हालांकि इसमें तथ्य कुछ भी नहीं है, उनको बेसिकली ज्ञान नहीं था इंडिया की वास्ट लिटरेचर और उसका, बट ये उन्होंने कहा था। दूसरा एक और पॉइंट उन्होंने कहा था कि जो ओरिएंटलिस्ट क्लेम कर रहे थे कि जो बेसिकली अगर आप उनको इंग्लिश में नहीं पढ़ाएंगे तो बेसिकली द इंडियंस वोंट बी सबमिसिव एनफ। तो दोस्तों इसके बाद जो फाइनल एक टर्न अराउंड आया था वो आया था जब लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल थे इंडिया के 1854 के करीब। तो तब जो था फाइनल एक चेंज आया था इंडियन एजुकेशन सिस्टम में तब, और वो आज तक फॉलो होता है। तो जैसे 1854 में जब यहाँ पे गवर्नर जनरल, जैसा मैंने आपको बताया, डलहौजी थे, तो एक कमेटी का गठन हुआ था, अपॉइंट हुई थी एक कमेटी अंडर द लीडरशिप ऑफ सर चार्ल्स वुड। तो उन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस दिए थे अपने, और वो जो रिकमेंडेशंस थे जैसे मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन उन्होंने बताया था कि इंग्लिश वाज द मोस्ट प्रेफर्ड मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ टीचिंग स्टूडेंट्स इन स्कूल। फिर उन्होंने बेसिकली उसको भी बताया था कि किस प्रकार से ग्रांट इन एड्स शुरू कर सकते हैं, और तभी से ग्रांट इन एड्स भी शुरू हुई थी इंस्टीट्यूट्स के लिए। यूनिवर्सिटीज का गठन हुआ था, और जो 3 टियर सिस्टम है, प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर एजुकेशन सिस्टम, मीडियम एजुकेशन सिस्टम, उसका पूरा गठन हुआ था। उसके बाद फीमेल एजुकेशन के ऊपर उन्होंने बहुत ध्यान दिया था, उसके लिए अलग स्कूल्स बनाए गए थे, गर्ल्स ओनली स्कूल्स बनाए गए थे।
तो ये सब जो चीज़ें थी ये चार्ल्स वुड जो थे उनके कार्यकाल में हुआ था, और इसको वुड्स डिस्पैच के नाम से भी जाना जाता है, जितने भी उन्होंने कदम उठाए थे शिक्षा के क्षेत्र में। देखिए, जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली उसके बाद से इंडियन एजुकेशन सिस्टम में अगर आप मोटे तौर पे देखेंगे तो 2 से 3 बार नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो पूरी नीति बनती है राष्ट्रीय स्तर पे, वो 2 से 3 बार आई है। जैसे जो फर्स्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी वो 1968 में आई थी। बेसिकली कोठारी कमीशन था एक, उसका गठन किया था सरकार ने, इंदिरा गांधी सरकार ने। तो उसकी एक रिपोर्ट आई थी, तो उसकी रिपोर्ट आने के बाद जो रिकमेंडेशंस आए थे उस कमीशन की रिपोर्ट में, उसके आधार पर फर्स्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनी थी इन 1968। मुख्य तौर पे जो कहा गया था वो ये था कि एक तो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला था कि स्कूलों में पढ़ाया जाएगा 3 लैंग्वेज बेसिस पे। एक होगी इंग्लिश, दूसरी होगी हिंदी, और तीसरी जो कि वहाँ की लोकल लैंग्वेज होगी उस स्टेट की। जैसे अगर बंगाल से हैं तो बंगाली होगी, उड़ीसा से है तो उड़िया होगी, ये सब था। दूसरा उसमें यह था कि 14 वर्ष तक जितने भी बच्चे हैं उनको शिक्षा मिलनी चाहिए। तो ये तो हमारे संविधान में भी लिखा हुआ है कि 14 वर्ष तक जितने भी बच्चे हैं उनको राइट टू एजुकेशन है, उनको शिक्षा का पूरा अधिकार है। तो ये सब उसमें कुछ बातें थी जो कही गई थी। उसके बाद राजीव गांधी की सरकार आई थी, उनके कार्यकाल में भी एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी इन 1986। तो उसमें उन्होंने ये कहा था कि बेसिकली जितने भी महिलाएं थी, SC ST और जितने भी पिछड़े समाज के लोग थे उनको शिक्षा का पूर्ण अधिकार मिलना चाहिए, और उनके लिए शिक्षा की अलग से व्यवस्थाएं की गई थी, अलग से उनको सब कुछ दिया गया था ताकि वो भी अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके बाकियों की तरह। लेकिन जो अब एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है जिसका आपने अभी 2-3 साल पहले ही आई है इन 2020, जो कि ये सबसे नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, ये काफ़ी एक बड़ा टर्न अराउंड आया है इसमें, क्योंकि जो पहले की 2 नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज थी उसमें इतना कोई बड़ा बदलाव। देखिए, जो भी प्रेजेंटली इंडिया का एजुकेशन सिस्टम है ना, उसमें बहुत सारी खामियां हैं। जैसे कि एक तो सबसे बड़ी खामी है लैक ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज। प्रैक्टिकल नॉलेज बिल्कुल नहीं दी जाती, सिर्फ एकेडमिक नॉलेज पर ध्यान दिया जाता है, कैसे ज़्यादा मार्क्स लाए जाएं, ज़्यादा ग्रेड्स लाए जाएं, बस इसी दौड़ में लगे रहते हैं सब, एक अंधी दौड़ में ही लगे रहते हैं। आप कोई सा भी स्कूल उठा के देख लो, किसी भी बच्चे से पूछ लो, वो बस मार्क्स के पीछे ही भागते हैं। तो ये एक सबसे बड़ी बीमारी है आज के सिस्टम में, और ये बिल्कुल जानी चाहिए इससे, क्योंकि हासिल कुछ होना नहीं है। दूसरा, फंड्स को लेके, क्वालिटी एजुकेशन को लेके भी बहुत इश्यूज रहते हैं। क्वालिटी है नहीं एजुकेशन में। कई स्कूलों में ऐसा होता है टीचर्स जो होते हैं, फैकल्टी जो होती है, वो इतने पढ़े लिखे नहीं होते, वो भी क्वालिटी में वहाँ पे भी कॉम्प्रोमाइज होता है, और ये बहुत बार होता है। तो ये भी एक इशू रहता है। फंड्स को लेके बहुत इशू रहता है, फंड्स नहीं मिलता कई स्कूलों को, तो ये फंड्स रेज करने में बड़ी समस्या होती है। तो ये भी एक इशू रहता है। और कई बार पॉलिटिसाइज कर दिया जाता है एजुकेशन को, कुछ स्कूल्स को, कुछ इंस्टीट्यूट्स को, तो वो एक और बड़ा इशू है। तो कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए सरकार को, और आशा है कि आने वाले समय में बिल्कुल इन पर ध्यान दिया जाएगा। लेकिन जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो अभी 2-3 साल पहले आई है, उसके बारे में मैं जैसे आपको बताऊं, जैसे इसमें एक जो सबसे बड़ा चेंज आया है, अभी जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो है 10+2 के पैटर्न पे, लेकिन जो अब नई एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें 5+3+3+3+4। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज आया है, क्योंकि अब तक का ये सबसे बड़ा चेंज है आफ्टर इंडिपेंडेंस। और बेसिकली इसमें हॉलिस्टिक एजुकेशन, हॉलिस्टिक पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान दिया गया इस एजुकेशन पॉलिसी के अंदर। और इसमें जैसा कि बताया गया सरकार के द्वारा कि इट विल बी ऑल इंक्लूसिव इक्वल डेवलपमेंट ऑफ हॉलिस्टिक एजुकेशन, भारत सेंट्रिक एजुकेशन, डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज बेस्ड सोसाइटी एंड एम्फोसिस ऑन नॉलेज बेस्ड एजुकेशन। अब देखते हैं इसमें से कितना सब कुछ होगा, बट हाँ, डेफिनेटली इट्स अ वेरी गुड चेंज। और उसके बाद अगर आप देखोगे इसमें जो कुछ 1-2 बिंदु और हैं, जैसे कि द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 विल ब्रिंग अराउंड 20 मिलियन चिल्ड्रन out of school children back into the mainstream and have common standards of learning in public and private schools। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है। 2 करोड़ बच्चों को अगर आप बैक टू द मेन स्ट्रीम, उनको वापस ला रहे हैं स्कूल में, शिक्षा प्रणाली में, तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है और इसका वाकई स्वागत होना चाहिए।
उसके अलावा और भी काफ़ी चीज़ें दी गई हैं, जैसे द पॉलिसी ऑल्सो एम्स एट अटेनिंग 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो इन प्री स्कूल टू सेकेंडरी लेवल बाय 2030। तो आज से 5 से 6 साल बाद 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो इन प्री स्कूल टिल सेकेंडरी लेवल। तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज की टाइम में इस समय ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो आपका बहुत कम है भारत का। तो इसको भी अगर 100% ले जाने का टारगेट है तो ये भी बहुत अच्छी बात है। तो ये जो थे ये कुछ मुख्य बिंदु थे। इसमें और भी जैसे चेंजेस हैं, जैसे अभी जो होता है आपकी कॉमन स्ट्रीम्स होती हैं, जैसे अब तक हमने देखा है साइंस हो गई, आर्ट्स हो गई, कॉमर्स हो गई, लेकिन अब नई एजुकेशन पॉलिसी के अंदर वो सब हट गया है, स्ट्रीम्स हट ही गए हैं बिल्कुल, और वोकेशनल ट्रेनिंग वगैरह ये सब इंट्रोड्यूस किया गया है ताकि बच्चों को और विकल्प मिले और ऑप्शंस मिले, और जिसकी जहाँ पे रुचि है वो वहाँ पे जा सके, पढ़ सके, उसको कर सके, आजमा सके कुछ। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जिसके ऊपर देखते हैं कि आने वाले समय में और क्या हो सकता है। बट हाँ, डेफिनेटली द न्यू एजुकेशन पॉलिसी इज वर्थ सीइंग एंड स्टडिंग, और उसको देखना पड़ेगा कैसे वो वाकई कुछ चेंजेस ला सकती है इंडियन एजुकेशन सेक्टर में। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो इसी बारे में थी। आशा है कि आपको पसंद आई होगी, और फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।